बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 5 शुरू कर रहे हैं जी, जो कि वेव मोशन के बारे में। और हमने इस चैप्टर के अंदर मुख्तलिफ वेव की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे जी। चैप्टर नंबर 5 वेव मोशन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जी इलास्टिसिटी क्या होती है। इलास्टिसिटी इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच द बॉडी रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स इज़ रिमूव्ड। किसी जिस्म की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से डीफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद जिस्म दोबारा अपनी असली हालत में वापस आ जाता है। ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम इलास्टिसिटी कहते हैं। इसको नीचे दो एग्जांपल से हम समझते हैं। सबसे पहले एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि रबड़ को एक ख़ास हद तक खींचा जा रहा है और खींचने के बाद इसको छोड़ा जाएगा। जब छोड़ा जाएगा तो रबड़ दोबारा अपनी असली हालत में वापस आ जाएगी। ये जो प्रॉपर्टी है रबड़ का अपनी दोबारा असली हालत में वापस आने का, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं जी इलास्टिसिटी। सेम इसी तरीके से दूसरी एग्जांपल है जी, और इसमें देख रहे हैं आप कि एक जो स्प्रिंग है उसको प्रेस किया जा रहा है ऊपर और नीचे की तरफ से। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि इसकी शेप चेंज हुई और शेप यानी इसकी लेंथ में कमी वाक़ हो गई। लेकिन जैसे ही हम स्प्रिंग को छोड़ेंगे तो ये स्प्रिंग दोबारा अपनी असली हालत में वापस आ जाएगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है स्प्रिंग की कि दोबारा अपनी असली हालत में वापस आने की, इसको हम कहते हैं जी इलास्टिसिटी। इसी तरीके से इसको हम अगर ऊपर की तरफ खींचेंगे तो क्या होगा कि इसकी लंबाई में इजाफा हो जाएगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है स्प्रिंग की दोबारा अपनी असली हालत में वापस आने की, इसको हम इलास्टिसिटी कहते हैं। तो डेफिनेशन को हम एक दफ़ा फिर देख लेते हैं जी। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच द बॉडी रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स इज़ रिमूव्ड। तो ये इलास्टिसिटी की डेफिनेशन हो जाएगी, यानी किसी जिस्म की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से फोर्स हटाने के बाद जिस्म दोबारा अपनी असली हालत में वापस आ जाता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है जी स्ट्रेस, और इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं। स्ट्रेस क्या होता है? यूनिट एरिया पर अमल करने वाली जो फोर्स होती है उसे हम स्ट्रेस कहते हैं। द रिस्टोरिंग फोर्स इन अ बॉडी पर यूनिट एरिया इज़ कॉल्ड स्ट्रेस। तो इसका फार्मूला है स्ट्रेस इज़ इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। तो ये इसका फार्मूला है जी, याद रखना है इसको, आगे न्यूमेरिकल में इसका इस्तेमाल होगा। द रिस्टोरिंग फोर्स इन अ बॉडी पर यूनिट एरिया इज़ कॉल्ड स्ट्रेस। यस, यहाँ पे सिर्फ आप लिख सकते हैं द फोर्स इन अ बॉडी पर यूनिट एरिया इज़ कॉल्ड स्ट्रेस। तो स्ट्रेस का फार्मूला है फोर्स ओवर एरिया एफ ओवर ए। अब फोर्स जो स्ट्रेस होती है उसकी एक टाइप नहीं होती। जब किसी जिस्म पे स्ट्रेस लगती है यानी यूनिट एरिया पर जब भी फोर्स लगती है तो वो या तो उसकी लंबाई में चेंज ले आती है, या उसका वॉल्यूम चेंज कर देती है, या उसकी शक्ल व सूरत चेंज हो जाती है। तो इस लिहाज से हमने क्या किया हुआ है कि स्ट्रेस को 3 मुख्तलिफ टाइप्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहली जो टाइप है वो है जी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। इट इज़ द स्ट्रेस दैट प्रोड्यूस चेंज इन लेंथ ऑफ द बॉडी। अगर स्ट्रेस की वजह से जिस्म की लंबाई में चेंज आ रहा है, लंबाई कम हो रही है या लंबाई ज़्यादा हो रही है, तो उस किस्म की स्ट्रेस को हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। दूसरी जो इसकी टाइप है वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है जी। इट इज़ द स्ट्रेस दैट प्रोड्यूस चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। ये ऐसी स्ट्रेस होती है जिसकी वजह से जिस्म का वॉल्यूम चेंज हो जाता है। यानी कि आप किसी भी सिलेंडर में मौजूद हवा को जब प्रेस करते हैं तो क्या होता है कि उसका जो वॉल्यूम पहले ज़्यादा हुआ होता है हवा का या उस गैस का, वो कम हो जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है कि स्ट्रेस की वजह से जिस्म का क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो इस किस्म की स्ट्रेस को हम कहेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। तीसरी जो इसकी टाइप है वो शेयरिंग स्ट्रेस है। इट इज़ द स्ट्रेस दैट प्रोड्यूस चेंज इन शेप ऑफ द बॉडी। ये ऐसी स्ट्रेस है जो किसी जिस्म की शेप में चेंज ले आती है। तो इस किस्म की स्ट्रेस को हम कहते हैं जी शेयरिंग स्ट्रेस। तो 3 किस्म की स्ट्रेस हमने पढ़ी। सबसे पहली जो टाइप हमने पढ़ी वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है। ये ऐसी स्ट्रेस होती है जिसकी वजह से जिस्म की लंबाई में चेंज आता है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है ऐसी स्ट्रेस जिसकी वजह से जिस्म के वॉल्यूम में चेंज आता है। शेयरिंग स्ट्रेस है ऐसी स्ट्रेस जिसकी वजह से जिस्म की शेप चेंज हो जाती है जी। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। हमने अभी एक टाइप पढ़ी है स्ट्रेस की जिसे हमने पहली टाइप लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की भी आगे 2 किस्में हैं। मैंने आपको बताया कि लंबाई में जो चेंज आता है वो 2 तरह से आ सकता है, या तो लंबाई ज़्यादा होगी या लंबाई कम होगी। तो अगर तो स्ट्रेस लगाने से जिस्म की लंबाई में कमी वाक़या हो रही है,
तो वो कंप्रेसिव स्ट्रेस है। कंप्रेसिव स्ट्रेस कंप्रेशन से निकला है। कंप्रेसिव स्ट्रेस, इफ़ टू इक्वल ऑपोजिट एंड पैरेलल फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी एंड डिक्रीज द लेंथ ऑफ द बॉडी, अगर दो बराबर और पैरेलल फोर्सेस लेकिन मुखालिफ सिमत में हो, जिस तरह यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऊपर से और एक नीचे से फोर्स लग रही है, ये दोनों फोर्सेस मकदार में बराबर हैं लेकिन सिमत दोनों की अपोजिट है, तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि फोर्सेस लगने की वजह से जिस्म की लंबाई में कमी वाक़या होगी यहाँ पे। तो इस किस्म की स्ट्रेस को, ये जो इस वक्त स्ट्रेस लग रही है जिसकी वजह से स्प्रिंग की लंबाई में कमी वाक़या हो रही है, इसको हम कहेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस क्या है, जिसे हम खिंचाव की स्ट्रेस उर्दू में कहते हैं। इफ़ टू इक्वल एंड ऑपोजिट पैरेलल फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी एंड इंक्रीज द लेंथ ऑफ द बॉडी, अगर दो बराबर या एक फ़ोर्स भी कह सकते हैं, अगर दो बराबर फोर्सेस मुखालिफ सिमतों में अमल कर रही हों और जिस तरह से यहाँ पे स्प्रिंग को ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है, तो क्या हो रहा है, इसकी लंबाई में इजाफा हो रहा है। ए पहले केस में क्या हो रहा था, लंबाई में कमी वाक़या हो रही थी, तो हमने कंप्रेसिव स्ट्रेस कहा। अब यहाँ पे लंबाई में इजाफा हो रहा है तो हमने इसको कहा ये है जी टेंसाइल स्ट्रेस। तो अगर लंबाई में इजाफा हो रहा है तो टेंसाइल स्ट्रेस, और अगर लंबाई में कमी वाक़या हो रही है तो उसे हम कहेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस। नेक्स्ट है जी हमारे पास स्ट्रेन। जब स्ट्रेस किसी जिस्म पे लगाई जाती है तो उसके नतीजे में बॉडी के अंदर कुछ बिगाड़ पैदा होता है, तो इस बिगाड़ को हम कहते हैं जी स्ट्रेन। तो स्ट्रेन इट इज़ द फ्रैक्शनल चेंज प्रोड्यूस इन अ बॉडी ड्यू टू स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से जिस्म के अंदर जो चेंज आता है उस चेंज को हम कहते हैं जी स्ट्रेन। स्ट्रेन का फार्मूला होता है जी चेंज इन मेजरमेंट टू द ओरिजिनल मेजरमेंट। ये इसका फार्मूला याद रखना है जी, आपने न्यूमेरिकल में इसका इस्तेमाल होगा आगे जाके। जिस तरह से हमारे पास स्ट्रेस की 3 टाइप्स थी, इसी तरीके से स्ट्रेन की भी आगे 3 टाइप्स हैं हमारे पास। तो सबसे पहली जो टाइप है वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इट इज़ द चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ ऑफ द बॉडी। ये क्या है, ये किसी भी जिस्म की लंबाई में जो चेंज आता है, लंबाई में चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, लंबाई में चेंज नेगेटिव भी हो सकता है। अगर लंबाई कम हो रही है तो नेगेटिव चेंज है, अगर लंबाई ज़्यादा हो रही है तो पॉजिटिव चेंज है। 2 तरह से चेंज आ सकता है। तो जो लंबाई में चेंज आ रहा है उसको अगर आप ओरिजिनल लेंथ जो उस बॉडी की होगी उससे डिवाइड कर देंगे तो ये जो चीज़ हमारे पास बनेगी ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बन जाएगी। यानी हम रेशो लेते हैं कि स्ट्रेस लगाने की वजह से जो लंबाई में चेंज आया है और जो उसकी असल लंबाई थी उसमें कितना जो है वो रेशो आई है, तो उस रेशो का नाम हम लेते हैं जी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। दूसरी जो इसकी टाइप है वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है जी। इट इज़ द चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। किसी भी बॉडी के वॉल्यूम में जो चेंज आ रहा है स्ट्रेस की वजह से, उसको हम अगर ओरिजिनल वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो चीज़ बन जाएगी वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बन जाएगी जी हमारे पास। तो इसका फार्मूला होता है डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वी ओरिजिनल वॉल्यूम। नेक्स्ट जी शेयरिंग स्ट्रेन। शेयरिंग स्ट्रेन क्या है, शेयरिंग स्ट्रेन इंक्लाइंस द शेप ऑफ द बॉडी टू सम एंगल। ये ऐसी शेयरिंग स्ट्रेन असल में उस वक्त पैदा होती है जब बॉडी की शेप चेंज होती है। तो शेप का चेंज होना असल में क्या है, शेयरिंग स्ट्रेन है। तो जब भी शेप चेंज होती है तो असल में होता क्या है कि बॉडी के जो साइड्स के एंगल्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो क्योंकि असल जो फ़र्क आता है शेयरिंग स्ट्रेन में वो उसके एंगल में फ़र्क आता है, इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो शेयरिंग स्ट्रेन है वो उसकी वजह से शेप में चेंज आता है, और शेप जो है वो कुछ एंगल चेंज हो जाती है। तो इस वजह से शेयरिंग स्ट्रेन इंक्लाइंस द शेप ऑफ द बॉडी टू सम एंगल्स, यानी वो चेंज जो कि उसके एंगल्स में आता है, उसके साइड्स के एंगल्स या जो भी उसके एंगल्स बन रहे हैं सरफेस के साथ, उसमें जो भी चेंज आता है उस चेंज को हम कहते हैं जी शेयरिंग स्ट्रेन। तो ये इसका फार्मूला जस्ट क्या होता है, शेयरिंग स्ट्रेन इज़ इक्वल टू थीटा है। नेक्स्ट है जी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है हुक्स लॉ। इससे रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट भी आपके कोर्स के अंदर शामिल है जिसमें हमने हुक्स लॉ को प्रूव करना था। अब हुक्स लॉ है क्या, विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अगर आप इलास्टिक लिमिट के अंदर हैं तो सबसे पहले हम ज़रा इलास्टिक लिमिट को डिस्कस कर लेते हैं कि ये इलास्टिक लिमिट होती क्या है। आप किसी भी
चीज़ को एक ख़ास हद तक खींचेंगे और खींच के छोड़ेंगे तो वो बॉडी दोबारा अपनी असली हालत में वापस आएगी, जो उसकी पहले वाली हालत थी। लेकिन अगर आप एक ख़ास हद से ज़्यादा उसको खींचते हैं बॉडी को, तो क्या होता है कि वो अपनी शक्ल जो है वो चेंज कर लेती है, उसकी लंबाई में चेंज आ जाता है, या उसकी शक्ल चेंज हो जाती है, या उसमें चेंज आ जाता है। तो अब चेंज आ गया तो इसका मतलब है अब वो बॉडी इलास्टिक लिमिट में नहीं रही। इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर अगर आप बॉडी को छोड़ते हैं ना, तो बॉडी दोबारा अपनी असली हालत में वापस आएगी, जो उसकी पहले ओरिजिनल वाली फॉर्म थी। लेकिन अगर आप एक्सीड करते हैं, इलास्टिक लिमिट से आगे चले जाते हैं, मज़ीद उसको खींचते हैं इलास्टिक लिमिट से आगे, तो उससे क्या होता है कि उसकी लंबाई चेंज हो जाती है। या जिस तरह से ये स्प्रिंग है, इसको ख़ास हद तक खींचेंगे तो क्या होगा कि दोबारा अपनी असली हालत में वापस आएगा। अब उस ख़ास हद तक जहाँ तक हम इसको खींचेंगे और स्प्रिंग दोबारा अपनी असली हालत में वापस आएगा, उसको हम कहते हैं जी इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट से आगे हम अगर इसको मज़ीद खींचेंगे, इलास्टिक लिमिट से आगे मज़ीद खींचेंगे तो क्या होगा, उससे इसकी लेंथ में एक चेंज आ जाएगा। जो पहले लेंथ थी वो लेंथ नहीं रहेगी, बल्कि वो चेंज हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी इसकी लेंथ। तो इलास्टिक लिमिट असल में वो लिमिट है जहाँ तक बॉडी को छोड़ें और बॉडी दोबारा अपनी असली हालत में वापस आए। उस लिमिट का नाम असल में क्या है, इलास्टिक लिमिट है। तो विद इन हुक्स लॉ जो है वो ओबे करता है सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर। विद इन इलास्टिक लिमिट, तो पहली शर्त उसने ये रखी है कि विद इन इलास्टिक लिमिट आप हों। तो विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए स्ट्रेन के। तो ये इसका फार्मूला है जी, स्ट्रेस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है और ये स्ट्रेन है। तो स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन। अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन ख़त्म करते हैं और इक्वल लगाते हैं, तो इस स्ट्रेन के साथ एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो स्ट्रेन के साथ एक कांस्टेंट आएगा जी। तो इस फार्मूले को हम ज़रा देखते हैं जी, और ये फार्मूला क्या बनता है ये देखें। ये हमारे पास स्ट्रेस है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन ख़त्म किया, इक्वल आया, इसकी जगह पे कांस्टेंट ई लगा दें। ये कांस्टेंट ई है और इधर आ जाएगा स्ट्रेन। तो अब जब ये डिवाइड करेंगे इस स्ट्रेन को दोनों तरफ, तो हमारे पास ये कुछ फार्मूला इस तरीके से बन जाएगा। तो ये कुछ है जी हमारे पास, इसका फार्मूला E इज़ इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। तो विद इन इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर जो जिस्म के ऊपर जितना आप स्ट्रेस लगाएंगे उतना ही स्ट्रेन पैदा होगा। यानी जितनी आप फोर्स लगाएंगे बॉडी पे, उतनी ही उसके अंदर बिगाड़ पैदा होगा। आप जितना ज़्यादा लोड इस स्प्रिंग के साथ लगाते जाएंगे, उतना ही ज़्यादा इसके अंदर बिगाड़ पैदा होगा। इस स्केल के नीचे, स्केल पे ऊपर जो वैल्यू है इसकी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आप लोड जो है या वेट जो है इसके साथ बढ़ाते हैं। तो जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ता है वैसे वैसे स्ट्रेन बढ़ता है। यानी जैसे जैसे आप फोर्स लगाएंगे इस स्प्रिंग पे, वैसे वैसे इसकी एक्सटेंशन होगी, मतलब इसकी लंबाई में इजाफा होगा। तो एक जो है वो स्ट्रेट लाइन आएगी आपके पास। स्ट्रेट लाइन ये चीज़ ज़ाहिर कर रही है, यह ग्राफ अगर बनाया जाए स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान में, या फोर्स जो लग रही है नीचे की तरफ और जो इसकी लंबाई में इजाफा हो रहा है उसके दरमियान अगर ग्राफ बनाया जाए, तो वो स्ट्रेट लाइन हमारे पास आएगा। स्ट्रेट लाइन इस चीज़ को ज़ाहिर करता है कि जो दोनों क्वांटिटीज़ हैं वो एक दूसरे के हिसाब से बढ़ती जा रही हैं। एक बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, एक कम हो रही है तो दूसरी भी कम होती जा रही है। इसी वजह से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है कि स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। नेक्स्ट जी हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस है क्या? मॉडुलस असल में ये रेशो है स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान में। अब यहाँ पे 3 किस्म के हमारे पास मॉडुलस हैं जी। सबसे पहली जो इसकी टाइप है वो यंग्स मॉडुलस है। इट इज़ द रेशो ऑफ स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये रेशो है स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के दरमियान में। तो यंग्स मॉडुलस बराबर हो गया स्ट्रेस ओवर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो दूसरी इसका फार्मूला हम बाद में देखेंगे ये किस तरह से प्रूव है, फ़िलहाल इसको आपने याद कर लेना है जी, FL ओवर A डेल्टा L। अब ये कुछ इस तरह है कि इस स्ट्रेस की जगह पे अगर हम इस स्ट्रेस का फार्मूला पुट करते हैं, यानी कि स्ट्रेस का फार्मूला होता है F ओवर A, ठीक है, ये स्ट्रेस का फार्मूला है, डिवाइडेड बाय, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो फार्मूला होता है वो डेल्टा L
F/L होता है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी इस तरीके से, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास जो बल्क मॉडुलस है वो इट इज़ द रेशो ऑफ स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है जी। ये स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के दरमियान रेशो होती है। और ये फार्मूला जो बना है इस वक्त आपके सामने वो भी कुछ इसी तरीके से बना है जिस तरह से ऊपर वाला बना था। इसको भी हम देख लेते हैं। स्ट्रेस की जगह पे स्ट्रेस का फार्मूला पुट करें जी, F/A, ठीक है, और डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की जगह पे उसका फार्मूला डेल्टा V/V। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है। तीसरी जो इसकी टाइप है वो है रिजिडिटी मॉडुलस। रिजिडिटी मॉडुलस क्या है? ये रेशो है स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेन के दरमियान में। तो स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेन के दरमियान में रेशो अगर ले लेंगे तो ये हमारे पास रिजिडिटी मॉडुलस बन जाएगा। सेम इसी तरीके से इसका भी फार्मूला आप बना सकते हैं जी। और फार्मूला इसका स्ट्रेस की जगह पे स्ट्रेस का जो है वो फार्मूला लिखें F/A, ठीक है। और जो आपके पास शेयरिंग स्ट्रेन है उसकी शेयरिंग स्ट्रेन तो आपको पता है हमने जो पढ़ा था वो थीटा था। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ए नीचे आ जाएगा, F/A थीटा बन जाएगा हमारे पास कुछ इस तरीके से। तो ये हमारे पास तीन, ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ जाते हैं। कोई एक अद पूछ लेगा आपसे कि जो व्हाट इज़ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो ये हमारे पास तीन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हैं जी, ठीक है। ये आपने याद रखना। नेक्स्ट हमारे पास कुछ जो है वो डेफिनेशनें हैं जो आपने याद रखनी है जी। छोटी छोटी सी डेफिनेशनें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली डेफिनेशन है इसमें रीस्टोरिंग फोर्स। हम मोबाइल को भी रीस्टोर करते हैं तो क्या होता है कि मोबाइल रीस्टोर करने से दोबारा अपनी असली हालत में वापस आता है। मतलब जो फैक्ट्री सेटिंग होती है उसकी, जिस सूरत हाल में वो हमें मिला था वो हालत होती है उसकी, सारा डेटा उसके अंदर डिलीट हो जाता है। सेम इसी तरीके से एक फ़ोर्स भी होती है और ये फ़ोर्स क्या काम करती है कि जिस्म को दोबारा अपनी असली हालत में वापस लेके आती है। आपने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की होगी कि जब स्प्रिंग को जो है वो खींचते हैं हम नीचे की जानिब तो क्या होता है कि हमें ये महसूस होता है कोई एक ऐसी फ़ोर्स लग रही है जिसकी वजह से स्प्रिंग जो है वो अपनी असली हालत में वापस जाने की कोशिश कर रहा है, यानी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है अगर आप स्प्रिंग को नीचे खींच रहे हैं तो। अच्छा, वो फोर्स जो स्प्रिंग को कोशिश कर रही होती है कि अपनी असली हालत में चला जाए स्प्रिंग, उस फोर्स को हम कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। तो अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं जी इसकी। इट इज़ दैट फोर्स विच मूव अ बॉडी बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन। तो एक ऐसी फोर्स होती है जो बॉडी को अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस लेके आती है, उस फोर्स को हम रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। व्हेन अप्लाइड फोर्स इज़ रिमूव्ड, जब अप्लाइड फोर्स को रिमूव किया जाता है तो उससे क्या होता है कि वो बॉडी दोबारा अपनी असली हालत में वापस आ जाती है इस रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से। यानी आप किसी जिस्म पे फोर्स लगा रहे हैं और उस फोर्स को आपने फोर्स लगा रहे हैं तो वो एक उसके बिल्कुल मुखालिफ सिमत में एक फ़ोर्स अमल करती है जो कि क्या काम करती है, तो वो फोर्स जो किसी जिस्म को दोबारा अपनी असली हालत में वापस ले आती है उस फोर्स को हम रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट है जी वाइब्रेशन। वाइब्रेशन असल में चक्कर को कहते हैं। और वाइब्रेशन है क्या? इट इज़ वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। अपनी मीन पोजीशन के गिर्द एक पूरा चक्कर जो होता है उसको हम कहते हैं जी वाइब्रेशन। जैसे कि पेंडुलम है हमारे पास और पेंडुलम जो है वो देख रहे हैं कि पेंडुलम को जब हम हरकत देंगे इस तरफ लेके जाके इसको छोड़ेंगे तो ये इस तरीके से वाइब्रेशन शुरू कर देगा। और जब वाइब्रेशन करेगा तो अब एक वाइब्रेशन मुकम्मल करेगा तो वो उसकी एक चक्कर या एक वाइब्रेशन कहलाएगा। जब यानी यहाँ से हमने छोड़ा, यहाँ पे लेके गए इसको, ठीक है, यहाँ पे लेके जाके हमने इसको छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो ये यहाँ पे पहुँचा, फिर दोबारा यहाँ पे पहुँचा। अब यहाँ तक पहुँचने में जो उसने एक पूरा चक्कर कवर किया है ना, पूरा चक्कर काटा है, उसको हम कहते हैं जी वन वाइब्रेशन। तो वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ बॉडी अबाउट मीन पोजीशन, अपनी मीन पोजीशन फिक्स पोजीशन के गिर्द एक पूरे चक्कर को हम कहते हैं जी वन वाइब्रेशन। टाइम पीरियड क्या होता है? एक वाइब्रेशन या एक चक्कर मुकम्मल करने में जो टाइम लगता है, लेट्स सपोज पेंडुलम को एक चक्कर मुकम्मल करने में 2 सेकंड लगें, तो ये जो 2 सेकंड है ये असल में क्या है? इसका टाइम पीरियड है। इट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। नेक्स्ट है जी हमारे पास
कुछ मज़ीद डेफिनेशनें हैं फ्रीक्वेंसी क्या होती है। अब कोई भी बॉडी है तो वो उसमें जो वाइब्रेशन हो रही होती है वो 1 सेकंड में कई दफ़ा भी हो सकती है। जिस तरह से अगर मैं शहद की मक्खी की बात करूं तो उसके पर जो हैं वो 1 सेकंड में कई 100 दफ़ा जो है वो वाइब्रेट करते हैं, यानी अपने 1 सेकंड में परों को कई 100 दफ़ा, 1 सेकंड की बात कर रहा हूँ, 1 सेकंड में अपने परों को कई 100 दफ़ा जो है वो फड़फड़ाती है। तो इसका मतलब है कि ये जो उसके परों की हरकत हो रही है वो पर भी एक पूरा चक्कर काट रहे हैं ऊपर और नीचे की तरफ, वो इसकी एक वाइब्रेशन हो गई। पर नीचे किया फिर ऊपर किया, एक इसकी वाइब्रेशन होगी, पर की एक वाइब्रेशन है। तो अब 1 सेकंड में कई 100 वाइब्रेशन हो रही हैं। तो 1 सेकंड में जितनी उसके परों की वाइब्रेशन हो रही है या परों की जो हरकत हो रही है वो कहलाती है जी फ्रीक्वेंसी। इट इज़ द नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में जो चक्रों की तादाद है, जो वाइब्रेशन की तादाद है, उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और इसका फार्मूला याद रखना है, F इज़ टू 1/T। ये टाइम पीरियड का इन्वर्स होता है जी। फ्रीक्वेंसी बराबर है 1/T। ये T जो है ये टाइम पीरियड है। अगर टाइम पीरियड जो है वो लेट्स सपोज उसका 2 सेकंड है, एक चक्कर मुकम्मल करने में 2 सेकंड लग रहे हैं, तो 1/2 करेंगे तो 1/2 करने से वो 0.5 आंसर आएगा। तो फ्रीक्वेंसी इसकी 0.5 हर्ट्ज़ हो जाएगी। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट है जी। पेंडुलम जब भी हरकत करता है, जब भी कोई वाइब्रेशन होती है तो अपनी मीन पोजीशन वो होती है जिस पोजीशन से बॉडी अपनी हरकत को स्टार्ट करती है। तो मीन पोजीशन से किसी भी पोजीशन तक का जो फासला होता है उसको हम कहते हैं जी डिस्प्लेसमेंट। इट इज़ द डिस्टेंस ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम मीन पोजीशन टू एनी एक्सट्रीम पोजीशन। ये यहाँ पे एनी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, मतलब किसी भी एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो फासला है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो हाईएस्ट एक्सट्रीम पोजीशन हो। डिस्प्लेसमेंट के लिए डिस्टेंस जो है वो ज़रूरी नहीं है कि हाईएस्ट जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन हो, बल्कि कोई भी पोजीशन हो सकती है। लेकिन एम्पलीट्यूड के लिए इट इज़ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी फ्रॉम द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से मैक्सिमम जो भी डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं जी। ठीक है, तो आज के लिए हमारा यही है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से कंटिन्यू करेंगे, दैट इज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आज जो कुछ पढ़ा हमने, अगर इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो नोट्स के बिल्कुल एंड पे जो है वो मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप उसके ऊपर जो है वो मेरे से रब्ता कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।